नमस्कार मित्रों। आज मैं आप लोगों के सम्मुख एक बहुत ही महान व्यक्तित्व को लेकर के आया हुआ हूँ। हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में मैं उनका एक अंशतः जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को यह अवश्य ही पसंद आएगा। यदि उनका व्यक्तित्व, मेरे बताने का तरीका अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। योगी जी का जन्म देवाधिदेव भगवान महादेव की उपत्यका में स्थित देवभूमि उत्तराखंड में 5 जून सन 1972 को हुआ। उनके दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन रेंजर थे। वह 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। उन्होंने उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री पूरी की थी। शिव अंश की उपस्थिति ने छात्र रूपी योगी जी को शिक्षा के साथ साथ सनातन हिंदू धर्म की विकृतियों एवं उस पर हो रहे प्रहार से व्यथित कर दिया। प्रारब्ध की प्राप्ति से प्रेरित होकर आपने 22 वर्ष की अवस्था में सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। आपने विज्ञान वर्ग से स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की तथा छात्र जीवन में विभिन्न राष्ट्रवादी आंदोलनों से जुड़े। जब संपूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश जिहाद, धर्मांतरण, नक्सली व माओवादी हिंसा, भ्रष्टाचार तथा अपराध की अराजकता में जकड़ा था, उसी समय नाथ पंथ के विश्व प्रसिद्ध मठ श्री गोरक्षनाथ मंदिर गोरखपुर के पावन परिषद में शिव गोरक्षा महायोगी गोरखनाथ जी के अनुग्रह स्वरूप माघ शुक्ल 5 संवत 2050 तदनुसार 15 फरवरी सन 1994 की शुभ तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ जी का दीक्षाभिषेक संपन्न किया। अपनी दीक्षा के बाद गोरखपुर में रहने के दौरान आदित्यनाथ अक्सर अपने पैतृक गांव का दौरा करते रहे, जहां उन्होंने 1998 में एक स्कूल की स्थापना की। 12 सितंबर 2014 को अवैधनाथ की मृत्यु के बाद आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ के महंत का उच्च पुजारी के पद पर पदोन्नत किया गया। 2 दिन बाद नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच उन्हें मठ का पीठाधीश्वर प्रमुख दृष्टा बनाया गया। आपने सन्यासियों के प्रचलित मिथक को तोड़ा। धर्म स्थल में बैठकर आराध्य की उपासना करने के स्थान पर आराध्य के द्वारा प्रतिस्थापित सत्य एवं उसकी संतानों के उत्थान हेतु एक योगी की भांति गांव-गांव और गली-गली निकल पड़े। सत्य के आग्रह पर देखते ही देखते राष्ट्रभक्तों की सेना चलती रही और उनकी एक लंबी कतार आपके साथ जुड़ती चली गई। इस अभियान ने एक आंदोलन का स्वरूप ग्रहण कर लिया और हिंदू पुनर्जागरण का इतिहास सृजित हुआ। अपनी पीठ की परंपरा के अनुसार आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक जन जागरण का अभियान चलाया। सहभोज के माध्यम से छुआछूत और अस्पृश्यता की भेदभावकारी रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। बृहद हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्रवादी शक्ति के माध्यम से हजारों मतांतरित हिंदुओं की ससम्मान घर वापसी का कार्य किया। गौ सेवा के लिए आम जनमानस को जागरूक करके गोवंश का संरक्षण एवं संवर्धन करवाया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय समाज विरोधी एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने में आपने सफलता प्राप्त की। आपके हिंदू पुनर्जागरण अभियान से प्रभावित
होकर गांव, देहात, शहर एवं अट्टालिकाओं में बैठे युवाओं ने इस अभियान में स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर दिया। बहुआयामी प्रतिभा के धनी योगी जी धर्म के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में रत हो गए। अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश एवं गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता की मांग पर आपने वर्ष 1998 में लोकसभा चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की आयु में भारतीय संसद के सबसे युवा सांसद बने। जनता के बीच दैनिक उपस्थिति, संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्राम सभाओं में प्रतिवर्ष भ्रमण तथा हिंदुत्व और विकास के कार्यक्रमों के कारण गोरखपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने आपको वर्ष 1999, 2004 और 2009-2014 के चुनाव में निरंतर बढ़ते हुए मतों के अंतर से विजयी बनाकर 5 बार लोकसभा का सदस्य बनाया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत मिलने के बाद 19 मार्च 2017 को महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने। संसद में सक्रिय उपस्थिति एवं संसदीय कार्य में रुचि लेने के कारण आपको केंद्र सरकार ने खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग और वितरण मंत्रालय, चीनी और खाद्य तेल वितरण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क परिवहन, पोत, नागरिक विमानन, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालयों के अस्थायी समिति के सदस्य तथा गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय की समितियों में सदस्य के रूप में समय समय पर नामित किया। व्यवहार कुशल, दृढ़ता और कर्मठता से उपजी आपकी प्रबंधन शैली शोध का विषय है। इसी अलौकिक प्रबंधकीय शैली के कारण आप लगभग 4 दर्जन शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, प्रबंधक या संयुक्त सचिव हैं। हिंदुत्व के प्रति अगाध प्रेम तथा मन, वचन और कर्म से हिंदुत्व के प्रहरी योगी जी को विश्व हिंदू महासंघ जैसी हिंदुओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा भारत इकाई के अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व दिया, जिसका सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए आपने वर्ष 1997, 2003, 2006 में गोरखपुर में और 2008 में तुलसीपुर, बलरामपुर में विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन को संपन्न कराया। संप्रति आपके प्रभामंडल से संपूर्ण विश्व परिचित हुआ। आपकी बहुमुखी प्रतिभा का एक आयाम लेखक का है। अपने दैनिक वृत्त पर विज्ञप्ति लिखने जैसे श्रमसाध्य कार्य के साथ साथ आप समय समय पर अपने विचार को स्तंभ के रूप में समाचार पत्रों में भेजते रहते हैं। अत्यल्प अवधि में ही यौगिक खटकर्म, हठयोग, स्वरूप एवं साधना, राजयोग, स्वरूप एवं साधना तथा हिंदू राष्ट्र नेपाल नामक पुस्तकें लिखी। श्री गोरखनाथ मंदिर से प्रकाशित होने वाले कई पुस्तकों के संपादक, मासिक योग पत्रिका योगवाणी के आप प्रधान संपादक हैं तथा हिंदवी साप्ताहिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक रहे हैं। आपका कुशल नेतृत्व युगांतकारी है और एक नया इतिहास रचा है। आपके व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम हैं। भगवामय वेदाग जीवन योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक खुली किताब हैं जिन्हें कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। उनका जीवन एक योगी का जीवन है, संत का जीवन है। पीड़ित, गरीब, असहाय के प्रति करुणा, किसी के भी प्रति अन्याय एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध तनकर खड़ा हो जाने का निर्भीक मन, विचारधारा एवं सिद्धांत के प्रति अटल, लाभ हानि, मान सम्मान की चिंता किए बगैर साहस के साथ किसी भी सीमा तक जाकर
धर्म एवं संस्कृति की रक्षा का प्रयास उनकी पहचान है। पीड़ित मानवता को समर्पित जीवन। वैभवपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग कर कंटकाकीर्ण पगडंडियों का मार्ग उन्होंने स्वीकार किया है। उनके जीवन का उद्देश्य है न त्वं कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिना मर्तिनाशम। अर्थात हे प्रभु, मैं लोक जीवन में राजपाट की कामना नहीं करता हूँ। मैं लोकोत्तर जीवन में स्वर्ग और मोक्ष पाने की भी कामना नहीं करता। मैं अपने लिए इन तमाम सुखों के बदले केवल प्राणी मात्र के कष्टों का निवारण ही चाहता हूँ। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कई निकट से जानने वाले हर कोई यह जानता है कि वे उपर्युक्त अवधारणा को साक्षात जीते हैं। वरना जहाँ सुबह से शाम तक हजारों सिर उनके चरणों में झुकते हों, जहाँ भौतिक सुख और वैभव के सभी साधन एक इशारे पर उपलब्ध हों जाएं, जहाँ मोक्ष प्राप्त करने के सभी साधन एवं साधना उपलब्ध हो, ऐसे जीवन का प्रशस्त मार्ग तज कर मान सम्मान की चिंता किए बगैर यदा कदा अपमान का हलाहल पीते हुए इस कंटकाकीर्ण मार्ग का वे अनुसरण क्यों करते। सामाजिक समरसता के अग्रदूत। जात पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होई गोरक्षपीठ का मंत्र रहा है। महायोगी गोरक्षनाथ ने भारत की जातिवादी रूढ़िवादिता के विरुद्ध जो उद्घोष किया उसे इस पीठ ने अनवरत जारी रखा। गोरक्षपीठाधीश्वर परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों, जातिवाद, क्षेत्रवाद, नारी पुरुष, अमीर गरीब आदि विषमताओं, भेदभाव एवं छुआछूत पर कठोर प्रहार करते हुए इसके विरुद्ध अनवरत अभियान जारी रखा है। गांव-गांव में सहभोज के माध्यम से एक साथ बैठे एक साथ खाएं मंत्र का उन्होंने उद्घोष किया। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अपराध विरोधी संघर्ष के नायक रहे हैं योगी जी। योगी जी के भ्रष्टाचार विरोधी तेवर के हम सभी साक्षी हैं। 80 के दशक में गुटी संघर्ष एवं अपराधियों की शरणगाह होने की गोरखपुर की छवि योगी जी के कारण बदली है। अपराधियों के विरुद्ध आम जनता एवं व्यापारियों के साथ खड़ा होने के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मनोबल टूटे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी जी के संघर्षों का ही प्रभाव था कि माओवादी, जिहादी, आतंकवादी इस क्षेत्र में अपने पांव नहीं पसार पाए। नेपाल सीमा पर राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रतिरोधक शक्ति के रूप में हिंदू युवा वाहिनी सफल रही है। आज उनका यही स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री के रूप में सबके सामने है। प्रदेश भ्रष्टाचार, आतंक एवं अपराध मुक्त होने की राह पर तेजी से बढ़ चला है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के पुजारी, सेवा के क्षेत्र में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दिए जाने के गोरक्षपीठ द्वारा जारी अभियान को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी और सशक्त ढंग से आगे बढ़ाया। योगी जी के नेतृत्व में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा अनवरत आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण गोरखपुर एवं महाराजगंज जनपद में कुष्ठ रोगियों एवं वनटांगियों के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से लेकर बीएड एवं पॉलिटेक्निक जैसे रोजगार परक सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का भगीरथ प्रयास जारी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुरु श्री गोरक्ष चिकित्सालय ने अमीर गरीब सभी के लिए एक समान उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों ने जनता के घर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई हैं। विकास के पथ पर अनवरत गतिशील योगी आदित्यनाथ जी महाराज के व्यक्तित्व में संत और जननेता के गुणों का अद्भुत समन्वय है। ऐसा व्यक्तित्व बिरला ही होता है। यही कारण है कि एक तरफ जहां वे धर्म संस्कृति के रक्षक के रूप में दिखते हैं तो दूसरी तरफ वे जन समस्याओं के समाधान हेतु संवेदनशील रहते हैं।
सड़क, बिजली, पानी, खेती, आवास, दवाई और पढ़ाई आदि की समस्याओं से प्रतिदिन जूझती जनता के दर्द को समझने वाले जन नेता के रूप में उनकी ख्याति आज भी साक्षी बन रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से उनका मनुष्य ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं, पशु पक्षियों से भी प्रेम प्रदर्शित होता है। प्रारंभिक राजनीतिक करियर आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की एक विशिष्ट परंपरा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका पता महंत दिग्विजय नाथ से लगाया जा सकता है। दिग्विजय नाथ और उनके उत्तराधिकारी महंत अवैधनाथ दोनों हिंदू महासभा के थे और उस पार्टी के टिकट पर संसद के लिए चुने गए थे। एक प्रमुख हिंदू मंदिर गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी महंत अवैधनाथ 1991 में भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण स्वायत्तता बनाए रखी। आदित्यनाथ को अवैधनाथ का उत्तराधिकारी नामित किए जाने के 4 साल बाद ये भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए। अवैधनाथ को आदित्यनाथ के संरक्षक और गुरु के रूप में जाना जाता है। आदित्यनाथ पहली बार 1998 में 12वीं लोकसभा के दौरान 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर के संसद सदस्य चुने गए। वह 1998, 99, 2004, 2009, 2014 के चुनावों में लगातार 5 बार संसद के लिए चुने गए। लोकसभा में आदित्यनाथ की उपस्थिति 77% रही और उन्होंने 16वीं लोकसभा में 284 प्रश्न पूछे, 56 बहसों में भाग लिया और 3 निजी सदस्य विधेयक पेश किए। अपनी पहली चुनावी जीत के बाद आदित्यनाथ ने अपना स्वयं का युवा संगठन हिंदू युवा वाहिनी शुरू किया, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता है और आदित्यनाथ के उल्कापिंड उदय में सहायक था। चुनाव टिकट आवंटन को लेकर आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के बीच बार बार तनाव रहा है। हालांकि भाजपा ने तनाव को बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि आदित्यनाथ ने पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में कार्य किया है। 2006 में उन्होंने नेपाली माओवादियों और भारतीय वामपंथी दलों के बीच संबंधों को एक प्रमुख अभियान मुद्दे के रूप में उठाया और मधेसी नेताओं को नेपाल में माओवाद का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2008 में आतंकवाद विरोधी रैली के लिए आजमगढ़ जाते समय उनके काफिले पर कथित तौर पर हमला किया गया था। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। वर्ष जनवरी 2007 में आदित्यनाथ अन्य भाजपा नेताओं के साथ धार्मिक हिंसा के कारण मारे गए एक व्यक्ति की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। इसके बाद उन्हें और उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में गोरखपुर जेल में बंद कर दिया। उनकी गिरफ्तारी के कारण और अधिक अशांति फैल गई, जिसके दौरान मुंबई जाने वाली मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस में कई डिब्बों को कथित तौर पर हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं द्वारा जला दिया गया। गिरफ्तारी के अगले दिन जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस प्रमुख का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह नए लोगों को नियुक्त किया गया। भाजपा के साथ संबंध 1998 में योगी आदित्यनाथ भाजपा में शामिल होने के बाद भारतीय संसद के लिए चुने गए। हालांकि राज्य के भाजपा नेताओं के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों की खबरें थी। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अक्सर 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में भाजपा द्वारा हिंदुत्व की विचारधारा को कमजोर करने की आलोचना की और उनका मजाक उड़ाया। हिंदू युवा वाहिनी और गोरखनाथ मठ के समर्थन में से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना स्वतंत्र सत्ता आधार स्थापित करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वे भाजपा को अपनी शर्तें थोप सकते हैं। जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो उन्होंने आधिकारिक भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर विद्रोह कर दिया। सबसे प्रमुख उदाहरण 2002 में गोरखपुर से हिंदू महासभा के टिकट पर राधा मोहन दास अग्रवाल को मैदान में उतारना था, जिन्होंने तब भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को बड़े अंतर से हराया था, लेकिन अंत में वह समझौता पर पहुंच गए। 2009 के संसदीय चुनाव में
आदित्यनाथ पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार करने की अफवाह थी, जो तब हार गए थे। समय समय पर विद्रोह करने के बावजूद आदित्यनाथ को आरएसएस और भाजपा नेताओं ने अच्छे मूड में रखा है। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, आरएसएस प्रमुख राजेंद्र सिंह और बीएचपी प्रमुख अशोक सिंघल ने गोरखपुर में उनसे मुलाकात की है। 22-24 दिसंबर 2006 के दौरान आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ ही गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया। संघर्ष के बावजूद कई आरएसएस और बीएचपी नेताओं ने महासम्मेलन में भाग लिया, जिसने भाजपा द्वारा कथित रूप से उन्हें त्यागने के बावजूद हिंदुत्व लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जारी की। मार्च 2010 में वे उन कुछ भाजपा नेताओं में से थे जिन्होंने महिला आरक्षण विधेयक के भीतर ओबीसी उप कोटा की गोपीनाथ मुंडे की वकालत के बाद महिला कोटा मुद्दे पर पार्टी में चर्चा के लिए दबाव डाला था। 2018 में आदित्यनाथ ने राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव में साथी हिंदू बिच्छू और भाजपा उम्मीदवार तारा मठ के प्रमुख प्रताप कुरीजी महाराज का समर्थन किया और उनके लिए प्रचार किया। आप जानते होंगे कि वर्तमान समय में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 2017 से। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता शामिल थे। आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए एक प्रमुख प्रचारक थे। राज्य सरकार ने उन्हें 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया। भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव जीतने के अगले दिन उन्होंने शपथ ली। योगी आदित्यनाथ का पहला मंत्रालय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ ने लगभग 36 मंत्रालयों को अपने सीधे नियंत्रण में रखा। इसमें गृह, आवास, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाधन, आर्थिक एवं सांख्यिकी, खान एवं खनिज, बाढ़ नियंत्रण, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, सतर्कता, कार्मिक एवं नियुक्ति, सूचना, संस्थागत वित्त, नियोजन संपदा विभाग, शहरी भूमि, यूपी राज्य पुनर्गठन समिति, प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचा समन्वय, भाषा, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना, राहत एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण और बाट एवं माप शामिल है। आदित्यनाथ ने अर्धसतर्क एंटी रोमियो दस्तों के गठन का आदेश दिया। उन्होंने गौ तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और अगले आदेश तक यूपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम परीक्षा और साक्षात्कार पर रोक लगा दी। उन्होंने राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में तंबाकू, पान और गुटखा की बुराइयों पर प्रतिबंध लगा दिया और अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए हर साल 100 घंटे समर्पित करने की शपथ लेने के लिए मजबूर किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 100 से अधिक काली भेड़ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। 2017 से ही आदित्यनाथ ने कई बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया है। जुलाई 2018 में आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उनकी सरकार को सैमसंग मोबाइल प्लांट के लिए रिकॉर्ड 4 महीने में 50 मेगावाट बिजली और 22 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन बनाने का श्रेय दिया गया। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत और नृत्य गोपाल दास 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने के लिए पट्टिका का अनावरण करेंगे। नवंबर 2019 में सरकार ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर झांसी में रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी। आदित्यनाथ ने रक्षा गलियारा परियोजना में निजी निवेश बढ़ाने के लिए निजी फर्मों के साथ विचार विमर्श किया।
इसके बाद उन्होंने 26 फरवरी 2023 को रक्षा गलियारे का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, चित्रकूट और आगरा जिलों में फैली यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे के लिए जुलाई 2024 में 24,000 करोड़ रुपए के 150 से अधिक रक्षा विनिर्माण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, जिससे अनुमानित 40,000 नए रोजगार सृजित हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2024 में भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आदित्यनाथ के विश्लेषकों के अनुमानों को प्रसारित किया, बशर्ते वह कुछ मोर्चों पर काम करें। अगस्त 2020 में इंडिया टुडे के देश का मूड सर्वेक्षण ने आदित्यनाथ को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया। सितंबर 2020 में आदित्यनाथ ने अपनी सरकार से प्यार के नाम पर धार्मिक रूपांतरण को रोकने के लिए एक रणनीति तैयार करने को कहा और ज़रूरत पड़ने पर इसके लिए अध्यादेश पारित करने पर भी विचार किया। 31 अक्टूबर को आदित्यनाथ ने घोषणा की कि लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश 2020 का निषेध उनकी सरकार द्वारा पारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने 24 नवंबर 2020 को आदित्यनाथ के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके बाद 28 नवंबर 2020 को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे मंजूरी दी और हस्ताक्षर किए। जुलाई 2021 में आदित्यनाथ ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण मसौदा विधेयक 2021-30 पेश किया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आगामी वर्षों के लिए जनसंख्या वृद्धि को कम करने की नीति का अनावरण कर दिया। निर्धारित एकल संतान और दो संतान नीतियों के आधार पर कई लाभों की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य की जनसंख्या नीति परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी गर्भ निरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित व्यवस्था प्रदान करने के प्रयासों पर केंद्रित है। इस नीति को अन्य राजनीतिक दलों से भी बहुत प्रतिक्रियाएं और आलोचनाएं मिली। ऐसा कहा गया कि यह नीति मुख्य रूप से राज्य में आगामी आम चुनावों पर केंद्रित है। राज्य में विपक्षी कांग्रेस ने इसे राजनीतिक एजेंडा कहा और समाजवादी पार्टी ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। दूसरा कार्यकाल उनका 2022 से शुरू होता है और 93 का चल रहा है। 10 मार्च 2022 को विधानसभा के नतीजों की घोषणा के साथ ही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 273 सीटें हासिल की और आदित्यनाथ ने अपना दूसरा कार्यकाल जीता। उन्होंने और उनकी पार्टी ने इतिहास लिखा। वे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। भाजपा 37 साल बाद लगातार सत्ता में लौटने वाली पहली पार्टी भी थी। वे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बसपा की मायावती और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले केवल तीसरे मुख्यमंत्री थे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आदित्यनाथ ने एक अभियान में बुलडोजर को मुख्य छवि के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें बुलडोजर बाबा उपनाम मिला। इस शब्द का इस्तेमाल शुरू में एक विपक्षी दल द्वारा ताना मारने के लिए किया गया था। उन्होंने देश भर में हिंदू राष्ट्रवादियों के एक बड़े समूह द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। समय समय पर उनको कुछ राजनीतिक पद भी प्राप्त हुए। 1998-99 12वीं लोकसभा में गोरखपुर से सांसद प्रथम कार्यकाल। भाजपा 1999 से 2004 की 13वीं लोकसभा में गोरखपुर से सांसद बने। 2004 से 14वीं लोकसभा में गोरखपुर से सांसद तीसरी बार बने। 15वीं लोकसभा में भी सांसद बने। 16वीं लोकसभा में 5वीं बार गोरखपुर से सांसद बने। 2017 से 22 17वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रथम कार्यकाल ग्रहण किया। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में एमएलसी प्रथम कार्यकाल भाजपा 2022 तक रहे। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल रहा। 2025 में
अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी नामक एक जीवनी फिल्म की घोषणा की गई, जिसमें उनके जीवन को दर्शाया गया है। शांतनु गुप्ता की पुस्तक द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित यह फिल्म एक नाथपंथी साधु से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रमुख राजनीतिक नेता बनने तक के उनके सफर को दर्शाती है। आदित्यनाथ गोरखपुर में एक हिंदू मठ गोरखनाथ मठ के महंत मुख्य पुजारी भी हैं। यह पद उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद सितंबर 2014 से संभाला है। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। उनकी छवि एक हिंदुत्व राष्ट्रवादी और एक सामाजिक रूढ़िवादी की है। आदित्यनाथ को इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित भारत की सबसे शक्तिशाली हस्तियों की सूची में 2023 में 5वें और 2024 में 6वें स्थान पर रखा गया था। उम्मीद है आप लोगों को योगी आदित्यनाथ जी की यह एक जीवन यात्रा अवश्य ही पसंद आई होगी। मुझसे जितना भी हो सका मैंने सही तथ्यों को सम्मिलित किया है। अगर कहीं त्रुटि हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन करता हूँ कि अगर मेरे इस विश्लेषण में कोई त्रुटि है तो उसके लिए मुझे क्षमा करने की कृपा करें। अगर आप लोगों को उनका यह जीवन परिचय जो मेरे द्वारा बताया गया है पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।